बहुत अच्छे। इसके बाद मैं अपने इस बस्ती के नौजवान, बहुत ही हसीन और बेबाक जिसकी चर्चा है बम्बई नहीं बाहर भी है, मैं सिराज को दावत देता हूं कि वह आए अपने ख्याल के जाए। सिराज। खून खून चीखे, सनसनी मातम, तबाही दहशतें। खून चीखे, सनसनी मातम, तबाही दहशतें। मुल्क में हथियार बारूदों का राशन आ गया। खून चीखे, सनसनी मातम, तबाही दहशतें। मुल्क में हथियार बारूदों का राशन आ गया। मस्जिदों में, रेल में, सड़कों में, पिक्चर हॉल में, मस्जिदों में, रेल में, सड़कों में, पिक्चर हॉल में फट रहे हैं बम। समझो इलेक्शन आ गया, समझो इलेक्शन आ गया। लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा। लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा। खबर ऐसी है जिसको सुन के ये दिल बैठ जाएगा। भले लोगों तबर्रुक की तरह अगर वोट बांटोगे, भले लोगों तबर्रुक की तरह अगर वोट बांटोगे तो महाराष्ट्र की उस गद्दी पे कातिल बैठ जाएगा। महाराष्ट्र की उस गद्दी पे कातिल बैठ जाएगा। मंच पर उपस्थित हमारे स्थानीय लाडले उम्मीदवार अली जनाब अकबर हुसैन राजू भाई, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष के सभी वरिष्ठ नेतागण, अजीज साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दानशी माओ बहनों, सबको मेरा प्यार भरा आदाब और सलाम। दोस्तों, वक्त बहुत कम है और बहुत ही मुख्तसर से वक्फे में अपनी बात को रखना है। मैं सीधे सीधे अपनी बात को शुरू करता हूं। बात नहीं दे रही है, फिर भी जहां तक हो सके मैं अपनी आवाज आपके दिलों तक पहुंचाऊं। मेरा मकसद यह है कि मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं, आपके दिलों तक पहुंचे। और वो जब आप यहां से जाएं तो अपने दिलो दिमाग में ये बात नक्श करके जाएं जो मैं आपको कहने वाला हूं। दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले एक बहुत ही प्यारा त्यौहार हमारे बीच से गुजरा जिसे हम बकरीद कहते हैं। हम सब लोगों ने बकरीद की खुशियां मनाई, जानवर लाया, ज़ुबा किया और गोश्त को तकसीम किया। मेन मुद्दे की बात पर मैं आता हूं और मेन मुद्दा मेरा यह है कि आज इस बंबई की सरजमीन पर एक ही कत्ल खाना है, वो है स्लॉटर हाउस देवनार का। और हमारे बहुत से ऐसे मुस्लिम एमएलए हमारी विधानसभा में मौजूद है। हमारे एमएलए नवाब मलिक साहब, बशीर मूसा पटेल, अमीन पटेल और अबू हासिम आजमी, दीगर बहुत सारे ऐसे मुस्लिम एमएलए हमारी विधानसभा में मौजूद है। लेकिन आप सब बखूबी जानते हैं कि हर साल मंडी में आने वाले जानवरों की कीमत हर साल बढ़ती जा रही है। बेचारे गरीब किसान नांदेड़, औरंगाबाद, सांगली जैसे इलाकों से जानवर लेकर आते हैं इस मंडी में बेचने के लिए। लेकिन जब वो वहां से जानवर को लेकर निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें कितनी तकलीफें, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गाड़ियों को लूट लिया जाता है, जानवर पकड़ के छोड़ दिए जाते हैं या उन पर तरह तरह के चालान काटे जाते हैं। दोस्तों, वो जानवर जो बचे कुचे लेकर किसान जब हमारी मंडी में आता है, आने के बाद जब वो यहां रखता है तो जो नुकसान वहां से चलने से लेकर यहां पहुंचने तक हुआ, कितने जानवर मर गए, तो वो जो बचे हुए जानवर वो लाता है अपने नुकसान को पूरा करने के लिए। वो बचे हुए जानवरों के दाम बढ़ा देता है ताकि वो दाम बढ़ाकर अपने नुकसान का भरपाई कर सके। लेकिन इतने दाम बढ़ जाते हैं कि मुसलमान कुर्बानी कर नहीं पाते। कितने ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने इस साल कुर्बानी करने से हाथ को पीछे घसीट लिया क्योंकि जानवरों के दाम बढ़ गए थे। आज हमारा क्या फायदा, एक ऐसे मुसलमान एमएलए को हम चुन के दिए हैं, क्या फायदा कि जो हमारी त्यौहार में हमारी मदद नहीं कर सकता, जो सरकार से हमारे लिए लड़ नहीं सकता कि किसान जब जानवर लेके निकलते हैं उस पर कोई पाबंदी ना आयद की जाए। हमारे मुसलमान एमएलए क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? क्यों विधानसभा के अंदर इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई गई? क्यों ये सोचने पर आज हमको क्यों मजबूर करते हैं? आज हमारे एमएलए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।
आज मैं आप लोगों को बताऊं, चीता कैंप के अंदर खुराफात का एक अड्डा, एक बियर बार मौजूद है। इस बियर बार को बंद करने के लिए चीता कैंप के कई मुसलमानों ने आवाज उठाई, मस्जिदों के कई इमामों ने, इलाके के कई लोगों ने आवाज उठाई। जब ये लोग थक गए, एमएलए के पास गए, हमारे एमएलए ने जानते क्या जवाब दिया? कोर्ट कचहरी कानून के मामले को लेकर मेरे पास मत आओ, मैं इन मामलों में नहीं पढ़ना चाहता। अरे क्या फायदा ऐसे मुसलमान एमएलए का जो हमारी मदद नहीं कर सकता और गांव से खुराफात को दूर नहीं कर सकता? क्या फायदा ऐसे मुसलमान एमएलए को वोट देके जो हमारे दुख दर्द में, हमारी परेशानी में हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता? क्यों हम ऐसे लोगों को वोट देते हैं? और हमदर्दी की बातें तो बहुत करते हैं कि मुसलमानों में तुम्हारा हमदर्द हूं, तुम अपना वोट मुझको दो, लेकिन क्या फायदा? आज इन्हीं ऐसे ही नेताओं की वजह से आज दुश्मन हम पर उंगली उठाता है, आज ये फिरका परस्त पार्टियां हम पर उंगली उठाती है। आज बीजेपी का एक एमपी साक्षी महाराज मीडिया में आकर, आज तक में, एनडीटीवी में, न्यूज में आकर खुलेआम कहता है, अपने भाषणों में खुलेआम कहता है कि मदरसों में आतंकवाद की तालीम दी जाती है, मदरसों से हथियार मिलता है, मदरसे में बच्चों को आतंकवाद की तालीम दी जाती है। ये ऐसे मुद्दे खुलेआम मीडिया में आकर कहते हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी मां के जने ऑफिसर ने इतनी ताकत नहीं जो इन फिरका परस्तों को जाके पकड़ सके, जो इन फिरका परस्तों के ऊपर कानून आयद कर सके, इनको जेल की सलाखों के पीछे भेज सके। लेकिन आज ये बात अगर कोई मुसलमान कहता है तो फौरन उस पर ताड़ा पोटा मौका जैसे कानून डालकर उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। दोस्तों, ये किसकी कमजोरी है? ये हमारे नेताओं की कमजोरी है जो इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा दी जाते। आज ये लोग कहते हैं मदरसे में आतंकवाद फैलता है, ये कानून के मानने वाले कहते हैं मदरसे में आतंकवाद फैलता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, हिंदुस्तान का संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का स्टेटमेंट है कि हिंदुस्तान के मदरसों में आतंकवाद की नहीं, सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है। ये कानून चलाने वाले कहते हैं कि आतंकवाद फैलता है, लेकिन कानून बनाने वाला कहता है कि कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है। इसका फैसला आपको करना है कि कानून जिसने बनाया वो सच्चा है या ये जो कानून चला रहे हैं ये सच्चे हैं। अगर इतना सब होने के बाद भी आज हमारे लोग जागे नहीं और यूं ही सोते रहे तो याद रखो दोस्तों, आने वाला मुस्तकबिल फिर तुम्हारा अंधेरे में ही गुजरता हुआ नजर आएगा। आज हमारे मदरसों पर उंगली उठाई गई तो एक छोटी सी नज्म के जरिए आप लोगों को बताऊंगा कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। यहां कुरान पाक की हरदम है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, कभी नहीं हो सकता कत्लेआम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, शेखुल हक हो या फजले हक खैराबादी, हर एक ने जंगे आजादी में अपनी जान लड़ा दी, लिया है अल्लाह ने भी ऐसा काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। इस हिंदुस्तान को परमाणु बम देने वाला, परमाणु संपन्न बनाने वाला एपीजे अब्दुल कलाम आजाद चेन्नई के एक मदरसे में बैठकर अपनी 5वीं तक की पढ़ाई को मुकम्मल करता है और बाद में इस हिंदुस्तान को परमाणु बम बनाकर देता है। याद रखो दोस्तों, आज हमारे ही रहनुमाओं ने इस देश को आजादी के लिए अपनी जान बान लगा दी, लेकिन आज ये फिरका परस्त हमको कहते हैं कि हम आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हमको चाहिए कि एक ऐसा नुमाइंदा, एक ऐसा कौम परस्त, एक ऐसा हमदर्द हमको चाहिए जो हमारे दुख दर्द में पहाड़ की तरह हमारे सामने खड़ के हमको हौसला देता हुआ नजर आए और हमारी मदद करने के लिए हर दम मौजूद हो। वो एक ही नौजवान है दोस्तों, वो एक ही नौजवान है, वो है अकबर हुसैन राजू भाई। इस वक्त एक ही नौजवान हमारे सामने है और दूसरा कोई इन 15 कैंडिडेट में हमको नजर नहीं आता जो हमारे दुख दर्द में हमारे साथ खड़ा हो जाए। आज राजू भाई ने क्या क्या काम इस 2 महीने में किए हैं ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपको टीवी पर भी बाकायदा दिखाया जाएगा और हमारी एलसीडी की जो वैन घूम रही है उसमें भी आप देख सकते हैं। मुझे तफसील देने की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे का मजमा है, आरटीआई डालकर आप इन निकाल सकते हैं कि राजू भाई ने क्या क्या किया है। मैं उस बात पर रोशनी नहीं डालूंगा, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग ये समझते हैं कि राजू भाई तुम्हारी धमकियों से डर जाएगा, राजू भाई तुम्हारे बोलने से डर जाएगा, वो ये सुन ले कि राजू भाई एक शेर का बच्चा है, गीदड़ का नहीं है। ये शेर है, शेर जब ये दहाड़ेगा तुम्हारी पतलूनें गीली हो जाएंगी।